नमस्कार दोस्तों, हरी गुरुकुल पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम प्रीवियस ईयर जीके के कुछ ऐसे प्रश्नों को डिस्कस करेंगे जो प्रीवियस ईयर पीसीएस की परीक्षाओं में पूछे गए हैं और आगामी परीक्षाओं में भी पूछे जा सकते हैं। तो दोस्तों, आइए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था? तो दोस्तों, इसका जो आंसर हो जाएगा वो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंतर्गत कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं मित्रों। अगला क्वेश्चन, सबसे पहले इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है मित्रों कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था। सर एलिजा इम्पे इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं मित्रों। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 तथा सूची 2 को सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो दोस्तों, देखते हैं सूची 1 में क्या लिखा गया है। सूची 1 में लिखा गया है, नियंत्रक परिषद की स्थापना। नियंत्रक परिषद की स्थापना। दूसरा है सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना। तीसरा है इंग्लिश मिशनरियों की स्थापना, इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति। और चौथा है गवर्नर जनरल को परिषद में कानूनी सदस्य की गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति। तो इसका अगर हम मिलान करें मित्रों, तो इसका मिलान करेंगे तो नियंत्रण परिषद की जो स्थापना थी ये कौन से एक्ट, कौन से अधिनियम के तहत थी? तो ये पिट्स का भारतीय अधिनियम 1784 के अंतर्गत थी। दूसरा था सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना ये जो था, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना जो थी ये नियामक अधिनियम 1773 के अंतर्गत थी। अगला है इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति। इसका अगर हम मिलान करें तो कौन से नंबर से इसका मिलान होगा मित्रों? तो इसका मिलान हो जाएगा चार्टर अधिनियम 1813 से। अगला है गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्यों की नियुक्ति। इसका जो अगर हम मिलान करें तो इसका मिलान हो जाएगा चार्टर अधिनियम 1833। तो इस तरीके से मित्रों इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन जो हो जाएगा मित्रों ऑप्शन नंबर बी। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन मित्रों, निम्नलिखित में से किससे भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ी थी? तो ध्यान दीजिएगा मित्रों, जो अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ी थी वो किस एक्ट के तहत पड़ी थी? तो ध्यान दीजिएगा। नंबर पहला है 1813 का चार्टर एक्ट। नंबर दूसरा है जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन 1823। तीसरा है प्राच्यविद एवं आंग्लविद विवाद। तो ध्यान दीजिएगा मित्रों, इसका अगर हम मिलान करें तो इसका कौन से ऑप्शन से चला जाएगा मित्रों? तो ये ऑप्शन नंबर डी से मैच खाएगा। मतलब कहने का मतलब ऑप्शन नंबर डी पे चला जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, तो इसके तहत क्या है कि भारत में अंग्रेजी शिक्षा की जो नींव पड़ी थी वो पहला था 1813 के चार्टर एक्ट से पड़ी थी। जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन 1823 से पड़ी थी। तीसरा है प्राच्यविद एवं आंग्लविद विवाद। इन तीनों को मिला करके भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ी थी। तो देख लेते हैं प्रश्न मित्रों अगला। तो ध्यान दीजिएगा मित्रों, थोड़ा सा इसका अगर हम डिस्क्रिप्शन देख लें तो देखिएगा, ईस्ट इंडिया कंपनी ने ओरिएंटल शिक्षा की प्रचलित प्रणाली को हतोत्साहित किया तथा पश्चिमी शिक्षा को अंग्रेजी भाषा को बढ़ावा दिया। 1813 के चार्टर अधिनियम में भारत में शिक्षा के प्रसार के लिए प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने के प्रावधान को अपनाया गया। 1823 ईस्वी में जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन का गठन किया गया, जिसकी जिम्मेदारी शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए देने के साथ दी गई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है मित्रों, किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया था? तो ध्यान दीजिएगा मित्रों, ये कौन से ऑप्शन से चला जाएगा? तो ऑप्शन नंबर
ए 1813 का चार्टर अधिनियम। तो कहने का मतलब ये है कि 1813 ईस्वी के 1813 का चार्टर अधिनियम के माध्यम से ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया था। तो दोस्तों आइए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं मित्रों। डिस्क्रिप्शन क्या कहता है? कहता है कि 1813 के चार्टर अधिनियम के माध्यम से ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया था, जबकि 1833 के चार्टर अधिनियम द्वारा कंपनी के समस्त व्यापारिक कार्य समाप्त कर दिए गए तथा भविष्य में ध्यान दीजिएगा, तथा भविष्य में कंपनी को केवल राजनैतिक कार्य ही करने थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं मित्रों। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन है, चार्टर एक्ट 1813 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो ध्यान दीजिएगा मित्रों, पहला है, इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार एकाधिपत्य को, चाय का व्यापार तथा चीन के साथ व्यापार को छोड़कर समाप्त कर दिया। दूसरा, इसने कंपनी द्वारा अधिकार में लिए गए भारतीय राज्य क्षेत्रों पर ब्रिटिश राज क्राउन की संप्रभुता को सुदृढ़ कर दिया। तीसरा है, भारत का राजस्व अब ब्रिटिश संसद के नियंत्रण में आ गया था। तो कहने का मतलब इसका हमें आंसर करना है उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है। तो ध्यान दीजिएगा मित्रों, इसका जो ऑप्शन चला जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए से चला जाएगा। तो कहने का मतलब ये है ऑप्शन नंबर ए से चला जाएगा। कहने का मतलब यह है, चार्टर एक्ट 1813 के संबंध में जो कथन सही है वो है, इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ व्यापार एकाधिपत्य को, चाय का व्यापार तथा चीन के साथ व्यापार को छोड़कर समाप्त कर दिया। दूसरा, इसने कंपनी द्वारा अधिकार में लिए गए भारतीय राज्य क्षेत्रों पर ब्रिटिश राज की संप्रभुता को भी क्या किया? सुदृढ़ किया। तो कहने का मतलब इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं मित्रों। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन है, किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया? तो ध्यान दीजिएगा मित्रों, इसका जो ऑप्शन हो जाएगा मित्रों, ये चार्टर एक्ट 1833 हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि चार्टर एक्ट 1833 के माध्यम से भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव हो गया था। तो ध्यान दीजिएगा मित्रों, आगे चलते हैं, थोड़ा सा इसके डिस्क्रिप्शन को देख लेते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या कहता है? तो क्या कहता है, चार्टर एक्ट 1833 की धाराओं में सबसे महत्वपूर्ण जो धारा थी वो 18 संख्या 87 थी, जिसमें यह कहा गया था कि किसी भी भारतीय अथवा क्राउन की देशज प्रजा को अपने धर्म, जन्म स्थान, वंशानुक्रम, वर्ण अथवा इनमें से किसी एक कारणवश कंपनी के अधीन पद अथवा सेवा के अयोग्य नहीं माना जा सकेगा। कालांतर में राजनैतिक आंदोलन में 1833 एक्ट की यह धारा प्रशासन में भागीदारी हेतु मुख्य आधार बनी। अगला क्वेश्चन देखते हैं मित्रों। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्रदान की गई? तो ध्यान दीजिएगा मित्रों, इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी, भारत परिषद अधिनियम 1892। भारत परिषद अधिनियम 1892 के तहत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई। तो देख लेते हैं मित्रों, थोड़ा सा इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या कहता है कि 1892 के भारतीय परिषद अधिनियम ने विधान परिषद के कार्यों में वृद्धि की। इसके तहत बजट पर बहस करने की शक्ति दी गई, परंतु मतदान का अधिकार नहीं था। इस अधिनियम के तहत कार्यपालिका से प्रश्न पूछने की अनुमति दी गई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं मित्रों।
अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन है कि ब्रिटिश भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा की गई थी। तो ध्यान दीजिएगा मित्रों, ये जो इसका जो ऑप्शन चला जाएगा, इसका जो ऑप्शन चला जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी से चला जाएगा। कौन से? ऑप्शन नंबर बी से, मतलब मिंटो मार्ले सुधार 1909। कहने का मतलब है कि ब्रिटिश भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की जो व्यवस्था की गई थी वो मिंटो मार्ले सुधार 1909 के तहत की गई थी। क्या की गई थी? मिंटो मार्ले सुधार 1909 के तहत की गई थी। थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं मित्रों। डिस्क्रिप्शन क्या कहता है? भारतीय परिषद अधिनियम 1909, मिंटो मार्ले सुधार अधिनियम 1909 द्वारा ब्रिटिश भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई, जिसके अंतर्गत मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था की गई थी। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन मित्रों देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, जो मतलब भारत में जो संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी वो देखिएगा ध्यान से मित्रों, ये इसका जो आंसर चला जाएगा उपर्युक्त में से कोई नहीं। कहने का मतलब एक अधिनियम द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की जो स्थापना की गई थी वो देखिएगा ध्यान से, थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन इसका देख लेते हैं। इसका डिस्क्रिप्शन क्या कहता है, इसके डिस्क्रिप्शन के माध्यम से पता चलेगा। तो ध्यान दीजिएगा, भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना 1 अक्टूबर 1937 को भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत की गई थी। इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश सर मॉरिस ग्वेयर थे। उपर्युक्त दिए गए विकल्पों में भारत सरकार अधिनियम 1935 नहीं होने के कारण विकल्प डी सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, मित्रों। अगला क्वेश्चन है ध्यान दीजिएगा कि भारत का संघीय न्यायालय निम्नलिखित में से किस वर्ष में स्थापित किया गया था। तो भारत का जो संघीय न्यायालय था 1937 ईस्वी में स्थापित किया गया था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं मित्रों। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन है कि केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया था। तो केंद्र में द्वैध शासन जो स्थापित किया गया था मित्रों वो भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत स्थापित किया गया था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं मित्रों। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को स्थापित किया था। तो ध्यान दीजिएगा मित्रों, इसका जो ऑप्शन चला जाएगा, अभी हमने आपको पिछले ही क्वेश्चन में बताया था इस क्वेश्चन के बारे में। तो इस क्वेश्चन का जो उत्तर हो जाएगा, इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो भारत सरकार अधिनियम 1935 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है मित्रों, तो देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है कि 1919 के भारत शासन अधिनियम की निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख विशेषताएं हैं। तो ध्यान दीजिएगा मित्रों, देखते हैं। पहला है प्रांतों की कार्यकारिणी, सरकार में द्वैध शासन की व्यवस्था, मुसलमानों के लिए पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन मंडलों की व्यवस्था, केंद्र द्वारा प्रांतों को विधायनी शक्ति का हस्तांतरण। तो कहने का मतलब 1919 के भारत शासन अधिनियम की जो मुख्य विशेषता है उसके तहत जो इसका जो है आंसर हो जाएगा, इसका जो आंसर चला जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी से चला जाएगा। कहने का मतलब इसका जो आंसर हो जाएगा मित्रों ऑप्शन नंबर सी। कहने का मतलब 1919 के भारत शासन अधिनियम की जो प्रमुख विशेषता है वह है प्रांतों की कार्यकारिणी, सरकार में द्वैध शासन की व्यवस्था। दूसरा, केंद्र द्वारा प्रांतों को विधायनी शक्ति का हस्तांतरण। ये इसकी जो है क्या है 1919 के भारत शासन अधिनियम की प्रमुख विशेषता हो जाएगी मित्रों। ठीक है, अगला क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है मित्रों कि भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनीय बनाई गई। भारतीय
विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनीय बनाई गई? ये कौन सा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा? भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनीय बनाई गई। इसका जो आंसर चला जाएगा मित्रों 1919 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा। तो कहने का मतलब भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनीय बनाई गई, ये जो है किस अधिनियम के द्वारा बनाई गई? तो ये जो है 1919 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा बनाई गई थी। आगे क्वेश्चन अगला बढ़ते हैं। थोड़ा सा इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं मित्रों। डिस्क्रिप्शन क्या कहता है? डिस्क्रिप्शन कहता है कि 1919 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा केंद्र में द्विसदनीय विधान पालिका की स्थापना की गई। ऊपरी सदन राज्य परिषद कहलाता था, जो 5 वर्ष के लिए होता था और उसके 60 सदस्यों में से अधिकतम 20 सदस्य सरकारी हो सकते थे। निचला सदन केंद्रीय विधानसभा कहलाता था, जो 3 वर्ष के लिए होता था। भारत सरकार अधिनियम 1919 की धारा 19 के तहत उनके 140 सदस्यों में से 100 निर्वाचित तथा 40 मनोनीत होते थे। आगे देख लेते हैं मित्रों। अगला क्वेश्चन हमारा आ जाता है। अगला क्वेश्चन है, केंद्र में कौन सा एक्ट द्विसदनीय विधायिका लाया? केंद्र में कौन सा एक्ट द्विसदनीय विधायिका लाया? तो ध्यान दीजिएगा मित्रों, ये एक्ट जो था वो 1919 एक्ट था। 1919 का एक्ट जो था वो केंद्र में एक द्विसदनीय विधायिका लेकर आया था। तो इस तरीके से दोस्तों आज का हमारा प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन समाप्त होता है। अगला टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। और दोस्तों अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।